So hello everyone, this is a third part of a केमिकल काइनेमेटिक्स। जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं वाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी आज के बाद जितनी वीडियो आएगी। ये हमारा बेसिकली पार्ट थर्ड है। बाकी हमने बहुत से पार्ट वैसे भी बहुत से डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिए हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसकी 2 लेक्चर मैं बना चुकी हूँ, लेकिन वो थोड़ी मैंने क्विक रिवीजन वाले नोट्स में बनाई थी, तो स्क्रीन विजिबल नहीं है। बहुत से बच्चों का ये डाउट आया, लेकिन कोई ना, अब मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से, प्रॉपर वीडियो लेक्चर से इसको कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, तो ये हम नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है, एक मिनट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो डायमंड है, ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना, जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेनेशन में बता दिया था। तो डायमंड है वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। ये हमें कौन बताता है? ये हमें थर्मो बताता है। कौन बताता है? थर्मोडायनामिक्स बताता है। थर्मोडायनामिक्स तो हमें ये सिंपल वर्ड्स में बता देता है कि रिएक्शन हो रही है, लेकिन जो हमारा काइनेटिक्स है, ठीक है, जो हमारा काइनेटिक्स है वो हमें बताता है कि वो रिएक्शन कितने समय में हो रही है। ठीक है, ये हमें काइनेमेटिक्स बताता है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस पे जो होती है रिएक्शंस डिपेंड होती हैं। सबसे पहला हमारे पास रेट होता है, दूसरा हमारे पास मैकेनिज़्म होता है, तीसरा हमारे पास पाथवे होता है जिस पे हमारे जो रिएक्शंस होती हैं वो डिपेंड होती हैं। ठीक है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस आ जाती हैं। एक तो बहुत तेज़ चलने वाली, वेरी फास्ट, एक होती है जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, एक जो रिएक्शन होती हैं जो वेरी स्लो होती हैं, जो बहुत स्लो रिएक्शंस होती हैं। अगर मैं मतलब बहुत फास्ट वाली 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 नहीं है, मैं आप सबको बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में, लेकिन फिर से रिवाइजन कर रही हूँ। मॉडरेट जो रिएक्शन होती हैं, जो मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो सिंपल टर्म्स में यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल मिनट्स में हो रही है, आवर्स में हो रही है। वेरी स्लो जो एक दिन लगा सकती है, एक दिन लगा सकती है, एक महीना लगा सकती है, एक हफ्ता लगा सकती है, एक साल भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास स्लो रिएक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं बताने वाली हूँ जो काइनेमेटिक्स होती है केवल मॉडरेट रिएक्शन से डील करती है। किससे डील करती है? मॉडरेट रिएक्शन से ही डील करती है। ये मैं आपको बता दिया। अब मैं बताऊँ कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द, किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट के लिए और रिएक्टेंट के लिए। अब सबको पता है जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। हर किसी को ये पता होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। कितना जल्दी रिएक्टेंट ख़त्म हो रहा है और कितना जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है, ये बेसिकली इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वाले में। अगर मैं बात करूँ इसके ग्राफ के बारे में, ठीक है, ग्राफ के बारे में, तो ये हमारे रिएक्टेंट का ग्राफ बना रही हूँ, ये प्रोडक्ट का ग्राफ बना रही हूँ। रिएक्टेंट का कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ कंसंट्रेशन लेंगे, यहाँ नीचे टाइम ले लेंगे। रिएक्टेंट के बारे में बात करूँ ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है। ये नीचे से ऊपर की तरफ बन जाएगा क्योंकि बन रहा है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आएगा ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें पता लग रहा है रिएक्टेंट ख़त्म हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब चेंज इन रिएक्टेंट माइनस चेंज इन टाइम, मतलब चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, मतलब चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। कोई डिफरेंस नहीं है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव फॉर्म में होगा, बस चेंज आ रहा है इसके अंदर। चेंज एक मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, पहले के 10 मिनट में मैं आपको पुराना ही रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं अब हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल फार्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये कौन सा है? चेंज, मेरी राइटिंग पे बताना, बहुत सुंदर राइटिंग है मेरी। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन।
वही हमने पीछे किया था, है ना, वही हमने पीछे वाले कॉन्सेप्ट में भी देखा था। किसमें बताओ? चेंज हो रहा था प्रोडक्ट में, अपॉन में टाइम टेकन आ रहा था, उसी तरह का चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, सिंपल टर्म है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये फॉर्मूला याद रखना, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब रिएक्शंस एक सोल्यूशन के बेसिस पे होती है, एक गैसेस के बेसिस पे होती है। सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो सोल्यूशन में हम कंसंट्रेशन को लेते हैं, गैसेस के बारे में बात करूँ तो इसमें प्रेशर लेते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। इसका जो वैल्यू होता है मोल लीटर पर सेकेंड लीटर, ये इसका होता है ATM पर सेकेंड, इसका होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या होता है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर वे में क्या हो रहा है वो हमारा आ गया था, तो DC अपॉन में DT हो रहा था, और एवरेज वाला नॉर्मली चेंज इन रेट अपॉन में टाइम टेकन वाला कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेनेट कर रहा था, ठीक है। ये तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद मैंने आपको रेट लॉ, बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बताया था, और रेट लॉ के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। रेट लॉ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं लोमा का और रेट लॉ का। लोमा क्या कह रहा है, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ B के, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू डाल के K कांस्टेंट यूज़ कर लेते थे और A और B, ठीक है, ये हमें पता है। और लॉ ऑफ जो रेट लॉ है ना वह भी सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है, जो लोमा है ना वो किसके लिए यूज़ होता है, वो थ्योरेटिकल के लिए यूज़ होता है, ये मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बताता है, लेकिन RL वाला के बारे में बात करूँ ये एक्सपेरिमेंटल है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, और ये ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के बारे में बताता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के बारे में बताता है। अगर मैं बात करूँ कुछ करेक्टरिस्टिक्स है रेट कांस्टेंट, भाई इसके बारे में डिस्कस कर लिया, लोमा के बारे में, के कांस्टेंट के बारे में भी डिस्कस कर लें थोड़ा, क्योंकि वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया के कांस्टेंट क्या है। के कांस्टेंट को हम रेट कांस्टेंट कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कह सकते हैं। जब रिएक्टेंट बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट बिकम्स वन, दैट इज़ रेट कांस्टेंट। अब किस पे डिपेंड करती है, ये बेसिकली टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर लेती है, और जो हमारा कैटलिस्ट कौन सा डाला है उस पर भी डिपेंड कर लेती है, लेकिन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन होता है ना उस पर ये डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ हमारे पास एक जर्नल फार्मूला भी होता है रेट कांस्टेंट का, वो हमें पता होना चाहिए, वो मैं फुल पेज पे लिख दूँगी, ठीक है। ये फार्मूला है उसका, तो ध्यान से देख लेना, मोल पर लीटर ब्रैकेट 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये बेसिकली हमारे पास सिंपल फार्मूला है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कह सकते हैं ये जर्नल फार्मूला है, क्या है, जर्नल फार्मूला है, ठीक है। अब ये n क्या है भाई, ये n क्या है, ये n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और ये अलग अलग टर्म में हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू भी वेरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब 1 है वो 0 है तो उसकी सिंपल मोल लीटर पर सेकेंड लीटर हो जाएगी। जब इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। जब मोल इक्वल्स टू 2 बन रहा है, मतलब n इक्वल्स टू 2 बन रहा है, तो इसमें मतलब मोल इन्वर्स लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जब n इक्वल्स टू 3 बन रहा है, पोल लीटर इन्वर्स का स्क्वायर, लीटर का स्क्वायर सेकेंड अपॉन इन्वर्स, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ अ रिएक्शन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नेगेटिव में हो सकता है,
फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। मैंने केवल रेट ऑफ रिएक्शन बोला फ्रैक्शन और नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जो आज का टॉपिक था। ये तो हमने सारा पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन जो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हमें क्या फंडा नया दिखाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सो देख लेते हैं ये हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है शीट। सो अब ध्यान से सुनना, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जिसका नाम है बड़ा मोटा, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। अब दो टाइप की मैकेनिज्म होती है, एक एलिमेंट्री होती है, दूसरी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। अब इन दोनों के बीच में हमें एक डिफरेंस देखना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम क्या डिफरेंस देखें वो अभी अब मेन कॉन्सेप्ट बन चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो कौन सा कलर पिंक ले लेते हैं, बच्चों का फेवरेट कलर पिंक होता है ना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन में, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो वन स्टेप में ख़त्म हो जाए। भाई एक बार में उसने ख़त्म करना है काम, बहुत तेज़ है, और ये 2-3 स्टेप लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब 2-3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। ए से सीधा बी बना रहे हो, वो हमारे पास एलिमेंट्री। अगर ए से डी बना रहे हो, ए से बी बना रहे हो, बी से सी बना रहे हो, फिर सी से डी बना रहे हो, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगी। जो उसके इंटरमीडिएट होंगे, माना कि वो एलिमेंट्री होंगे, जो उसका फर्स्ट या लास्ट प्रोडक्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पार्ट होगा। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये रहा एलिमेंट्री, ये रहा कॉम्प्लेक्स। अब एलिमेंट्री अगर मैं बात करूँ, जो ऑर्डर है ना वो इक्वल्स टू होता है स्काइट्रोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। लोमा इक्वल्स टू होता है रेट लॉ के। लोमा और रेट लॉ का मैंने कॉन्सेप्ट डिफरेंस आपको पहले बता दिया। लोमा इक्वल्स टू होता है रेट लॉ के, मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ज़ीरो में नहीं हो सकता। क्या उसकी स्काइट्रोमेट्री एलिमेंट्री रिएक्शन में कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता उसकी स्काइट्रोमेट्रिक रेशियो। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं, ऑर्डर कभी भी इक्वल्स टू नहीं होता स्टाइकोमेट्री के, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट प्रोसेस है। क्या कौन सा प्रोसेस है? एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट पूछूं, कुछ क्वेश्चंस पूछूं, क्या आप उसका आंसर दे पाएंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन सबसे पहले सिंगल स्टेप होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री की बात करूं, ऑर्डर इक्वल्स टू स्काइटोमेट्री होता है, और कॉम्प्लेक्स में बता दूं ऑर्डर इक्वल्स टू स्टाइकोमेट्री नहीं होता। एलिमेंट्री रिएक्शन थ्योरेटिकल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री में जो रेट लो होता है वो लोमा की इक्वल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले में इक्वल नहीं होता। अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री में स्टाइकोमेट्री जो कॉफिशिएंट होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ज़ीरो में नहीं हो सकते। तो ये मैंने कुछ बेसिक डिफरेंस बता दिया, आपको बोल के बता दिया। जो मैं बोलती हूँ ना उसे लिखा करो, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। मुझे आदत है बोल के बताने की, तो ये मत समझना कि कोई प्रॉब्लम है कि बोल के नहीं समझ आ रहा, तो बता देना पहले ही, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन। सबसे पहला, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन विल बी डैश, मतलब कांट बी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेसिकली ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कांट बी ज़ीरो, ठीक है। इसका आंसर है ज़ीरो। कैन ज़ीरो रिएक्शन बी एलिमेंट्री? क्या ज़ीरो रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन बी एलिमेंट्री रिएक्शन? नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं। मैंने बोला ऑर्डर जो होता है वो रिएक्शन का वो ज़ीरो हो सकता है एलिमेंट्री रिएक्शन का,
कांट भी ज़ीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स ही होती है, याद रखना। कैन फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन भी एलिमेंट्री? अब फ्रैक्शन में कोई वैल्यू हो रही है, क्या वो एलिमेंट्री रिएक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी फोर्स नहीं, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन ने कभी भी फोर्स नहीं किया कि वो ज़ीरो होगी, मतलब वो ज़ीरो भी नहीं होगी, वो कभी भी रिएक्शन जो होगी वो फ्रैक्शनल में नहीं होगी, कौन सी? एलिमेंट्री वाली। लेकिन जो हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो हमेशा बेसिकली एलिमेंट्री रिएक्शन हमेशा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाई जाती है। तो सबसे पहले क्या बताया, ऑर्डर रिएक्शन कांट बी ज़ीरो, ठीक है, ऑर्डर रिएक्शन कांट बी ज़ीरो। कैन फ्रैक्शनल वैल्यू कैन बी एलिमेंट्री? नहीं। क्या ज़ीरो रिएक्शन इज ऑलवेज एलिमेंट्री? ज़ीरो रिएक्शन हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन होती है? ज़ीरो नहीं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। दैट इज़ द यस आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट अ ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन थी वो ए से बी सीधा कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें मल्टीपल स्टेप्स आते हैं, उन मल्टीपल स्टेप्स को हमें देखना पड़ता है, फिर जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं मॉलिक्युलैरिटी को भी बीच में डिस्कस करवा दूंगी और ऑर्डर को भी बीच में ही डिस्कस करवा दूंगी, तो टेंशन लेना का नहीं, क्योंकि हम जब होते हैं तो सब कुछ समझ आता है, और सबको समझ आता है तो ही हमको मज़ा आता है। अगर सबको समझ नहीं आएगा तो हमको मज़ा कैसे आएगा, क्योंकि हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हो ना 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 ना। अब हमारे पास कुछ जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे मॉलिक्युलैरिटी वाला आ रहा है ना, मॉलिक्युलैरिटी करवानी पड़ेगी। क्या करूं या नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूं? बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे इस चैप्टर के, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। नारे नन्ना नारे नन्ना नारे नन्ना, क्या करें, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है वीडियो चाहे ज़्यादा हो जाए लेकिन समझ आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉलिक्युलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू।